आज हम प्रादेशिक भूगोल में प्रदेश क्या होता है, प्रदेश किस तरह से अपनी विशेषताएं रखता है, प्रदेश का वर्गीकरण, प्रदेश की जो विशिष्टता है कि जिसके कारण वह अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए भूगोल में उसका अध्ययन करेंगे। प्रदेश वास्तव में एक ऐसा इकाई क्षेत्र होता है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग होता है और अपनी विशिष्टताएं रखता है, जिसके कारण वो अपना एक अलग महत्व बनाए रखता है। प्रदेश में केंद्र की ओर समानताएं होती हैं और परिधि की ओर असमानताएं मिलती हैं। यानी जो कोई भी प्रदेश होगा उस प्रदेश के सबसे अधिक गुण उसके कोर में मिलेंगे। जैसे जैसे हम उसके केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे वो गुण हमें कम देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए तमिल और तेलुगु दो प्रदेश हैं, लेकिन तमिल और तेलुगु से संबंधित जो भी सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं वो हमको उस क्षेत्र के केंद्रीय भाग में लोगों में अधिक दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे हम इनके क्षेत्र से बाहर की ओर बॉर्डर की तरफ जाएंगे वहाँ पर हमें धीरे धीरे तमिल की जो विशेषताएं और तेलुगु की जो विशेषताएं हैं दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलेगा। तो कोई भी जो प्रदेश होता है वो अपने निकटवर्ती क्षेत्र से अपनी एक विशिष्टता रखता है, महत्वता रखता है। जैसे हम कहते हैं मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश नाम में आते हमारे सामने आता है एक ऐसा प्रदेश जिस पर कि मानसूनी हवाओं का 6-6 महीने प्रभाव रहता है, जिससे वह प्रदेश अपनी एक विशिष्टता बनाए हुए है। तो इसी तरह से किसी भी एक प्रदेश के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो प्रदेश के जो गुण हैं, अभिलक्षण हैं, वो हमारे सामने निकल के आते हैं और उससे संबंधित जो भी वहाँ पर मानवीय क्रियाएं हो रही हैं, चाहे सांस्कृतिक क्रियाएं मानव अपने द्वारा कर रहा है, वो सभी हमें दिखाई देती हैं। भूगोल में हम जब प्रदेश की संकल्पना का बात करते हैं तो भूगोल में प्रदेश की जो संकल्पना का विकास है वो एक किसी भी बड़े क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में न केवल बांटने के लिए बल्कि उन सभी क्षेत्रों का समाकलित अध्ययन किया जाता है। और वो समाकलित जो अध्ययन करते हैं वो इसलिए किया जाता है ताकि हम उस क्षेत्र का विकास कर सकें। किसी भी क्षेत्र के विकास को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस क्षेत्र की विशिष्टताओं को जानें कि वो क्षेत्र किन चीज़ों में धनी है, किन चीज़ों में गुण रखता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकती है, जिससे वो एक क्षेत्र मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए एक बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी एक प्रदेश एक अच्छा सेवक परंतु एक खराब मालिक होता है। एक अच्छे सेवक की तरह वो आपको सेवाएं देगा यदि आप उसके साथ कोई खिलवाड़ ना करेंगे। आप उस प्रदेश के गुणों से सामंजस्य करते हुए यदि उस प्रदेश में रहेंगे तो वो प्रदेश आपके लिए बहुत अच्छी सेवाएं देगा, डेवलपमेंट के रास्ते देगा। लेकिन यदि आपने उस प्रदेश के गुणों से, उसके विशिष्टताओं से आपने अवहेलना करी तो वह प्रदेश आपको वहाँ रहने नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के बारे में हम सभी जानते हैं कि सहारा मरुस्थल को यदि हमने मानव ने अपनी कोशिशों से वहाँ पर कोई भी कृषि कार्य करना शुरू किया जो कि रेगिस्तानी जलवायु में नहीं हो सकती है तो वहाँ पर उसको शून्य ही परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि हमें सहारा मरुस्थल से संबंधित पता है कि वहाँ पर खजूर के वनस्पति अच्छी मात्रा में हो सकती है, उससे संबंधित कार्य करेंगे तो वहाँ पे हमें वहाँ की भरपूर पैदावार देखने को मिलेगी। इस हर प्रदेश की अवस्थिति होती है और सीमाएं होती हैं। कोई भी प्रदेश है उसकी एक सीमाएं होती है, वो राजनीतिक सीमाएं नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक प्राकृतिक तौर से किसी भी प्रदेश को हम सीमांकित करते हैं। राजनीतिक तौर पे हम उसको इतना सीमांकित नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रदेश में हम भौतिक, सांस्कृतिक और उससे जुड़ी हुई राजनीतिक क्रियाएं हैं वो हमको दिखाई देती हैं जो उससे संबंध होती हैं। अब हम किसी भी प्रदेश की यदि विशेषताओं को देखें तो प्रदेश एक निश्चित अर्थ वाली क्षेत्र इकाई है जिसकी एक विशिष्ट स्थिति होती है। कोई भी प्रदेश ले लीजिए, चाहे वो टैगा प्रदेश है, चाहे वो टुड्रा प्रदेश है, चाहे वो अमेजन बेसिन है, हर प्रदेश की एक विशिष्ट स्थिति है
अवस्थिति है और उस क्षेत्र में वो अपने एक महत्व बनाए रखता है। प्रदेश का एक निश्चित क्षेत्र विस्तृत होता है। कोई भी प्रदेश जहाँ तक उस प्रदेश में मिलने वाले जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, वहाँ तक वो क्षेत्र फैला होता है और उस क्षेत्र के आधार पर हम उस प्रदेश को जानते हैं। प्रदेश एक निहित उद्देश्य के आधार पर अध्ययन किया जाता है। हम किसी भी प्रदेश का अध्ययन करते हैं, हमारे सामने एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य ये होता है कि हम उस क्षेत्र का कितना अधिक विकास कर सकें ताकि मानव जीवन के उसमें उपयोग में आ सके। प्रदेश में किसी न किसी प्रकार की एक रूपता होती है जो एक उद्देश्य या बहु उद्देश्य हो सकती है। कोई भी एक प्रदेश की जो विशिष्टताएं हैं वो उससे दूरस्थ स्थित प्रदेशों में भी देखने को मिल सकती है और हम एक प्रदेश के आधार पर दूसरे प्रदेश में उसी प्रकार का डेवलपमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं अमेजन बेसिन। अमेजन प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश है, उसी तरह का हमें अमेजन प्रदेश, हमें जावा सुमात्रा जो हमारे द्वीपीय समूह हैं उनमें भी हमको ये भूमध्य रेखीय प्रदेश मिलता है। तो जब हम ये जानते हैं कि इन द्वीपीय प्रदेशों में हमें मानव जीवन ने खेती करी है, विकास किया है, तो हम उसी प्रकार का अमेजन बेसिन में भी प्रयास कर सकते हैं और उस आधार पे आज अमेजन बेसिन में भी कृषि कार्य के लिए चाहे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र संबंधित है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उस क्षेत्र को किया जा सके। प्रदेश की एक सुस्पष्ट सीमा नहीं होती है क्योंकि ये प्रदेश प्राकृतिक उससे बना हुआ होता है, इसकी सुस्पष्ट सीमा नहीं होती है। इसका आकार अनियत हो सकता है। जब इसकी सुस्पष्ट सीमा नहीं होती है तो इसका आकार भी अनियत होता है। अपने समीपवर्ती क्षेत्र के संदर्भ में भिन्नता होती है। ये सबसे बड़ी बात है प्रदेश की कि जो प्रदेश होते हैं वो आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रदेश की सीमाओं में समय के साथ परिवर्तन होता है। निश्चित है कि प्रकृति अपना स्वरूप बदलती रहती है, मानव क्रियाकलाप करता रहता है। मानव ने अपने क्रियाकलाप से कई क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की कोशिश करी है जहाँ तक वो कर सकता है, तो उससे प्रदेश की सीमाएं बदल जाती हैं। सांस्कृतिक जो स्वरूप है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता रहता है। प्रदेश का स्वरूप आंतरिक तत्व के निरंतर गतिशील और सक्रिय रहने से विकसित होता है। जो प्रदेश है उसका हमें सबसे आंतरिक जो क्षेत्र है उसी में हमें उसका स्वरूप जो है वो गहनता दिखाई देती है और जैसे ही यदि गहनता में परिवर्तन होगा, मानवीय क्रियाकलापों में हमें परिवर्तन होगा, भौगोलिक दृष्टि से परिवर्तन दिखाई देगा, तो वो प्रदेश जो है वो हमें अपना स्वरूप परिवर्तित करते हुए दिखाई देता है। प्रदेश की समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, अंडरस्टूड है। कोई भी एक प्रदेश जो है वो दूसरे प्रदेश से समरूपता रखते हुए भी उसमें हमको एक भिन्नता देखने को मिलती है। मानसूनी प्रदेश में जो समस्याएं होंगी वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में या सहारा मरुस्थलीय प्रदेश में या टैगा प्रदेश में एक जैसी नहीं हो सकती है। प्रदेश अपने निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली का स्थैतिक रूप दर्शाता है। किसी भी प्रदेश हमें मानव का अध्ययन करना है तो उस प्रदेश का प्रभाव हमको वहाँ दिखाई देता है। मानव के रहन सहन, आवास, खान पान, कार्यशैली सभी में उसके स्थैतिक स्वरूप में हमें उस प्रदेश का स्वरूप दिखाई देता है। तो प्रदेश जो है उसका अध्ययन जो हम करते हैं किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, उस प्रदेश के हम भौगोलिक गुण हैं, भौगोलिक विशेषताएं हैं, उनको जानते हैं और उनको जानने के आधार पर उसको छोटे भागों में विभाजित करते हैं ताकि हम समाकलित अध्ययन करते हुए उस पूरे क्षेत्र का समग्र विकास कर सकें। अब प्रदेश के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रदेशों का वर्गीकरण, प्रदेशों को अलग अलग आधार पे वर्गीकृत किया गया है। उसमें सबसे पहले है जातीय प्रदेश। हम जब जातीय प्रदेश की बात करते हैं यानी जिसमें प्राकृतिक किसी एक तत्व की समरूपता होती है, जैसे हम कह रहे हैं मानसूनी प्रदेश या हम कह सकते हैं
भूमध्य सागरीय प्रदेश, यानी जहाँ जहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ पर उन प्रदेशों को हम मानसूनी प्रदेश के नाम से जानेंगे। दूसरा है विशिष्ट प्रदेश, ऐसे प्रदेश जहाँ पर किसी कार्य शैली के कारण उस प्रदेश का एक स्वरूप विकसित होता है। जैसे कि हम रूर बेसिन, जर्मनी का रूर बेसिन, जहाँ पर कि उस पूरे क्षेत्र को हम औद्योगिक दृष्टि से जानते हैं। हम जानते हैं दामोदर बेसिन का एरिया जो पूरा उस क्षेत्र की उससे जाना जाता है। तीसरा आकृतिक प्रदेश, यानी एक लक्षण की प्रधानता, यानी उस एक लक्षण का हावी इतना तत्व इतना हावी है कि दूसरे स्वरूप उस पर छुप जाते हैं। जैसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है उसके नाम से हमें लग जाता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रेतीले तत्व की अधिकता हमको दिखती है। चौथा है कार्यात्मक प्रदेश, ऐसे प्रदेश जिनमें एक ही कार्य की प्रमुखता रहती है, जैसे पशुचारण प्रदेश, कृषि प्रदेश, तो उनके नाम से हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्य की यहाँ प्रमुखता है। फिर है प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश में भू रचना, जलवायु, वनस्पति, इनमें हमें समरूपता देखने को मिलती है। फिर है भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक प्रदेश से एक डिफरेंस ये मिलता है कि यहाँ भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों में समरूपता होती है, एक दूसरे से संबद्धता होती है। जैसे हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, चाहे वो ग्रीनलैंड में रहने वाले टुंड्रा प्रदेश के निवासी हों, चाहे साइबेरिया के हों, चाहे कनाडा के हों, तो उनमें हमको समरूपता देखने को मिलती है। फिर है सकेंद्रीय प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो कि बड़े बड़े नगरों के केंद्र, संगम केंद्रों पे विकसित होते हैं, उनका विकास डेवलपमेंट ही इस कारण होता है कि वो संगम पर स्थित होते हैं। और फिर है आपका समरूप प्रदेश, स्थानीय भिन्नता यहाँ बहुत कम मिलती है, एक तत्व इतना प्रधान होता है कि वो स्थानीय भिन्नताओं को इग्नोर किया जाता है। जैसे कहते हैं मानसूनी, पूरे भारत को हम मानसूनी जलवायु का प्रदेश कहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग भागों में धरातलीय भिन्नता के कारण हमको कई चीज़ों में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर आ जाता है आपका राजनीतिक प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो कि प्रशासनिक दृष्टि से संबंध होते हैं, राज्य है, जिला है, तहसील है, एक जैसी प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश की तरह देखें, राज्य की तरह देखें। फिर है नगर प्रदेश, यानी किसी भी बड़े नगर के पास एक ऐसी पृथक इकाई जिसका अपना एक स्वरूप होता है, क्षेत्र होता है। जैसे हम कह सकते हैं दिल्ली के पास NCR का क्षेत्र, जो कि अपनी एक विशिष्टताएं रखता है। फिर है आपका पूर्ण प्रदेश, पूर्ण प्रदेश जो होता है उसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा जीवन यापन के लक्षणों में बहुत संबद्धता मिलती है, यानी प्रदेश एक दूसरे से दूर दूर हैं लेकिन उनके लक्षणों में हमें समरूपता मिलती है। हम जैसे कह सकते हैं आपके जितने भी आदिवासी ट्राइबल एरिया होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लेकिन उनके